नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके नेता झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या झूठ बोले बिना उनकी राजनीति नहीं चलती है? क्या तथ्यों को छिपाने और दबाने के लिए वो कोई भी तरीका अपनाते हैं जो अनैतिक हो? और क्या वो धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति पैदा करके पूरे देश को नफरत की आग में झोंकते हैं? यदि इन सारे सवालों पे हम पूछेंगे कि क्या है, तो उत्तर आएगा हां, वो यही करते हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इससे आप समझ लीजिए झूठ बोलने का किस तरीके से उनके यहां धंधा है। इस पर यदि बात करें, और झूठ बोलते हैं जिससे नफरत फैले, दंगे फसाद हो और सारी चीजें हो। कल अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे, कौशाम्बी में थे, और अमित शाह ने वहां कहा कि लोकतंत्र नहीं खतरे में, बल्कि परिवारवाद, वंशवाद खतरे में है, और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि संसद नहीं चल पाई पूरे बजट सत्र, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उनके सांसद हैं, उन्होंने उसे चलने नहीं दिया। जब उनका मन किया चलाया और पास कर लिया, और उसके बाद फिर नहीं चलने दिया। यह लोकतंत्र का गला घोटना है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे मुझे मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों पर बोलने दे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यह लोकतंत्र का गला घोटना है। लोकतंत्र का गला घोटना यह भी है कि जब अडानी मसले पर जेपीसी की मांग विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कर रहा था, उसके बावजूद वो उसके लिए तैयार नहीं। यह भी है, और यह भी है कि चाइना समेत तमाम सारे हमारे जो हमने पसंद नहीं करते हैं वो देश, जो हम पर हमला करते हैं वो देश, उनके साथ किस तरीके से गलबहियां डालने का काम और भारत की जमीनों को कब्जा कराने का काम इस सरकार में हुआ। और उसके बाद तुर्राइए कि झूठ बोलते हैं, काला धन लाएंगे और तमाम सारी चीजें कहते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि करते उससे उलट है। काला धन बढ़ जाता है, सारी चीजें बढ़ जाती है। एक घटना का जिक्र करूंगा कि किस तरीके से तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों को मारने की और उनके साथ में उन पे हमला करने की और सबकी झूठी खबर फैलाई गई। एक झूठा वीडियो बनाया गया, और वो वीडियो एक यूट्यूबर से बनवाकर वहीं पटना में ही शूट किया गया, और उसे इस तरह दिखाया गया कि वो घटना तमिलनाडु में हो रही है और तमिलनाडु में मार के भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है बिहारियों को, और उसके जरिए एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को नामजद किया गया। जब कोर्ट में वो पेश हुए तो कोर्ट ने कहा आप माफी मांगिए, आप एक वकील हैं, इसलिए हम आपको क्षमा कर देंगे माफी मांगने पर, लेकिन आपका व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, वो जिम्मेदार होना चाहिए, आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो जब यह बात सामने आती है तो पता चलता है कि किस तरीके से करते हैं। और ये एक घटना नहीं है, इसके अलावा आप देखिए आगरा में गोकसी की एक साजिश करी गई, और एक जो सनसनी फैलाई गई, और जिस तरीके से पूरी नफरत फैला के हमला करने और सारे सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की गई, और वो कहां की गई? आगरा में। और आगरा में जो ये कोशिश की, वो करने वाले कौन थे? हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे। उनमें 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, और रामनवमी पर कैसे माहौल बिगाड़ा जाए उसके लिए उन्होंने पूरी साजिश रची थी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि यूं ही नहीं कहा जाता है कि आरएसएस किस किस तरीके की साजिशें रचता है। आपको याद होगा देश की आजादी के पहले 3 ऐसे राज्य थे जहां पर हिंदू महासभा यानी आरएसएस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें चला रहे थे, और जब देश का बंटवारा की स्थिति आई, इन्हीं दोनों दलों ने
संगठनों ने यह किया, प्रस्ताव पास किया कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, टू नेशन की थ्योरी दी। और जब इस थ्योरी पर सब कुछ हुआ, मजबूर होना पड़ा, अंत में ये मानना पड़ा गांधी को भी, नेहरू को भी, कि अब बंटे बिना कुछ रह नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग साथ नहीं रहना चाहती, हिंदू महासभा नहीं रहना चाहती। और इस स्थिति में भारत को एक सेकुलर देश के तौर पे स्थापित किया गया। तब भी सबसे ज्यादा दंगे फसाद जो हुए, जहां पर हिंदू मुस्लिम मारे गए, वो यही 3 राज्य थे जहां हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार चला रहे थे। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें डिप्टी सीएम थे और मुस्लिम लीग का सीएम था। यह एक सत्य है। वही स्थिति आज भी हो रही है। आज भी कमोबेश इसी तरीके के हमले हो रहे हैं, इसी तरीके की बातें हो रही हैं। और जब इस तरीके की बातें होती हैं, सब चीज होती है, तो निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ के बूते खड़ा होना, नफरत फैलाना, इसी से इनकी सरकारें चलती हैं। अब झूठ से क्या है? खुद प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हो तो किसी और की बात क्या करेंगे? बाकी झूठ की बात नहीं करता हूं, जो चंद हैं उनकी बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा था कि 100 दिनों में भारत में काला धन वापस आ जाएगा जो विदेशी बैंकों में जमा है। लेकिन आज जब हम 9 साल बाद बात कर रहे हैं तो पाते हैं कि उन विदेशी बैंकों में जो धन जमा होने की बात कही जाती थी और उनमें तमाम सारे झूठे नाम प्रसारित किए जाते थे कि कहीं राहुल का नाम है, कहीं सोनिया का नाम है, कहीं किसी कांग्रेस के नेता का नाम है, इस तरह से उनमें से किसी का भी 1 रुपया नहीं निकला। और जो निकलता है उनमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या उनके समर्थक। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 100 दिन में जो काला धन वापस लाने की बात कही थी, आज 9 साल बाद भी लाना दूर की बात, वह तब से 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया है। आप इससे समझ लीजिए। नोटबंदी करके कहा था काला धन खत्म करेंगे और न जाने क्या क्या कहा था। आज स्थिति है कि 17 लाख के नोट हुआ करते थे, आज वो तकरीबन 32 लाख के नोट हो गए। और उसके बावजूद स्थिति यह है कि 1 भी रुपया काला धन न खत्म हुआ, न कहीं पकड़ा गया और न कहीं आया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल है। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। टेरर पे बात करते थे और स्थिति ये आज 3 साल से कश्मीर लॉक है संगीनों के साए में और वहां शांति बहाली नहीं हो पा रही। संगीनों के बूते लोगों को डराकर धमकाकर नागरिक अधिकारों को छीनकर कहा जाता है कि साहब शांति है। तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं। तो यह हालत है। फिर कहा गया था कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे और 15 लाख रुपए तो नहीं आए। खुद अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के सिपह सालार हैं, उन्होंने कहा कि अरे ये कोई आते थोड़ी ना, ये तो जुमले होते हैं चुनावी।
आप समझ सकते हैं। कहा गया था पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा और स्थिति यह है कि 100 रुपए और 100 रुपए से ऊपर भी ये बिका और आज भी तकरीबन 90 से 100 रुपए के बीच में है। इससे आप समझ सकते हैं। फिर क्या कहा गया था, रुपया मजबूत होगा और रुपया उस समय जो है डॉलर 58 रुपए का $1 होता था और आज 83 रुपए का $1 है। इससे आप समझिए 2022 तक कहा गया था 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे और आज हालत यह है हम 2023 में बैठे हैं, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, सिर्फ नाम दे दिए गए। हाँ, स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, स्मार्ट सिटी ये, स्मार्ट सिटी वो। अरे भैया, जो स्मार्ट थे उतने ही स्मार्ट हैं और उससे बुरी स्थिति में पहुंच गए। तो यह हालत हो, आप कौन सा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। इसके बाद कहा था 2022 तक हर परिवार की अपना पक्का घर होगा, अपनी छत होगी और आज भी हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों के पास अपने घर नहीं है, यह भी एक सत्य है। इसके बाद 2022 तक गंगा निर्मल गंगा हो जाएगी। तो आप समझिए आज हम 2023 पे बात कर रहे हैं और जब 2023 में बात कर रहे हैं, गंगा गंदी हो गई और भी गंदी हो गई और इसको लेकर लगातार बनारस में जीवन मरण की तरीके से गंगा को जीने वाले हनुमान जो है संकट मोचन के महंत जी वीएन मिश्रा साहब उसके लिए लड़ते रहते हैं और वो इसको लेकर प्रोफेसर मिश्रा इसको लेकर के सदैव उठाते रहते हैं कि किस तरीके से गंगा गंदी हो गई है, निर्मल नहीं हो गई है। इसके बाद कहा था वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वर्ल्ड क्लास तो नहीं बना, उसकी तो हम सोच भी नहीं सकते। यदि गांव का ही विकास हो जाए या किसी छोटे शहर का विकास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है और वो भी नहीं हो पा रहा है। मैं अभी बहराइच घूम के आया, मैंने देखा कि जब मैं 1988 में 90 में वहां पढ़ा करता था, तब ये अब से ज्यादा अच्छी स्थितियां थी। स्कूलों की स्थिति यह है कि बद से बदतर हो गए और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं जो ब्रजेश पाठक हैं कि अरे 2017 के पहले के स्कूल देखते तक जो है 2017 तक स्कूलों की स्थिति बदहाल थी और ये खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, उसके बूते बने, खुद मुख्यमंत्री उसी सरकारी स्कूल से और दोनों डिप्टी सीएम नहीं, तमाम सारे मंत्री सरकारी स्कूल से आए। तो आप समझिए तब इतना अच्छा होता था, लेकिन इनमें से कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, यह भी एक जान लीजिए। तो यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत कर दी है सरकारी स्कूलों की। इसके बाद में कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो आज हम जब 2023 में बैठे हैं तो 5 ट्रिलियन का तो हम सपना भी नहीं देख सकते आज भी, लेकिन हम कर्ज का जरूर देख सकते हैं। आज कर्ज भारत पर 160 लाख करोड़ का हो गया है, जो 54 लाख करोड़ का हुआ करता था। इससे आप समझ सकते हैं कि 1947 से 2014 तक जो कर्ज था भारत पर वो 54 लाख करोड़ का था और अब जब नरेंद्र मोदी की सत्ता है तो 9 साल में वो 160 लाख करोड़ हो गया। इससे आप समझिए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक और आज हम 2023 में बात करते हैं तो आय तो दोगुनी नहीं हुई, उनकी लागत दोगुनी हो गई, उनका कर्जा 2 गुना 4 गुना हो गया है। यह हालत है और यह हालत हो तो आप समझ सकते हैं। जब कोविड के दौरान सब डूब रहे थे तब एग्रीकल्चर ने, किसानों ने ही हमारे बचाया था, इस देश को बचाया था। बेचारे उनके साथ अन्याय होता रहा लेकिन वो उसके लिए लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, यह भी एक सत्य है। इसके बाद गैस सिलेंडर सस्ता होगा और गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है, जो 394 रुपए का होता था वो आज गैस का सिलेंडर 1250 रुपए का है। आप कल्पना करिए कहां जा रहे हैं आप। इसके बाद यदि आप कहेंगे भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, यह बात कही जाती थी और 5 साल में खत्म कर देना था। आज हम जब बैठे हैं 9 साल पे
तो भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि जहां 100 रुपया लगता था वहां 500 लगता है, जहां 500 लगता था वहां 1000 रुपया लगता है, 2000 लगता है। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भ्रष्टाचार बिल्कुल स्थायी हो गया है। और यही वजह है कि सरकार ने, कानून मंत्रालय ने एक विधि जो आयोग है उसने एक प्रस्ताव किया कि सही काम के लिए जो पैसा लोग लेते हैं उसे लीगल कर देना चाहिए। भाई मतलब यह है कि सही काम के लिए भी पैसा लेंगे, यह हालत है, आप समझ सकते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, यह बात कही जा रही थी। और नरेंद्र मोदी के श्रम मंत्रालय का ही आंकड़ा कहता है कि 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात, 20 लाख रोजगार भी नहीं मिल रहे। तो आप कल्पना कर लीजिए कि किस हालत में लाके खड़ा किया है। 2 करोड़ तो भूल जाइए, 20 लाख नहीं मिल रहे। और ये सरकारी नौकरियों के ही आधार पे बात करेंगे तो 10 लाख नहीं मिल रही, यह भी एक। तो इस तरह की स्थिति है। तो जुमलेबाजी जारी है। और जब जुमलेबाजी जारी हो तो क्या आप कहेंगे। आज स्थिति है अडानी सबका मालिक है, एक है वाली स्टाइल में हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं लेते। उसकी आमदनी भी बढ़ी, उसका सब कुछ बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो उनकी सरकार बनवाने का काम करता है। तो आप समझिए, असम के एक भाजपा के विधायक ने यहां तक कह दिया कि ताजमहल और कुतुब मीनार को तोड़कर मंदिर बनाया जाए, मैं अपनी 1 साल की सैलरी दे दूंगा। मतलब इस नफरत में जीते हैं, जिस भारत की पहचान इससे है उसे ही खत्म करने की बात करते हैं। तो यह स्थिति है। तुषार मेहता जो भारत सरकार के एडवोकेट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो कचहरी में झूठ बोलते हैं और तर्क देते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की किसी चीज को लेके क्या जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या करेंगे डिग्री, लेकिन डिग्री को लेके झूठ मत बोलिए। हम कहां कह रहे हैं आप डिग्री दिखाइए। आप इंटर पढ़े होते, आप 10वीं पढ़े होते, आप कुछ ना पढ़े होते, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ आपने लिखा, उस पर नहीं कुछ करते हैं। जहां एक तरफ फर्जी डिग्री की बात को लेकर के गोसाईगंज अयोध्या के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और आम आदमी पार्टी के विधायक और गृह मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर, इनको जेल में डाल दिया जाता है, वहीं स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यानी जो अदालत ने कहा कि 2 कानून नहीं हो सकते, 2 कानून होते हैं, उनके लिए कानून अलग है, दूसरे के लिए अलग है। और सरकार किस तरीके से झूठ बोलती है, इससे आप समझिए कि झूठ की सरकार है। और ये करेगी क्या? सोशल मीडिया पर झूठ ही परोसती है। और जो झूठ परोसते हो वो आईटी एक्ट में नियम लाते हैं कि सब फेक न्यूज वालों पे कार्रवाई होगी। लेकिन फेक न्यूज फैलाता कौन? तो जैसा मैंने आपको बताया, कोर्ट ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इससे आप समझ सकते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, देश की आजादी के पहले से हो रहा है। और आज आप एक समझ लीजिए, एक चीज का बताता कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो महात्मा गांधी जी के समधी भी थे। और वो जब नेहरू जी ने समाजवादी विचारधारा, समाजवादी नीतियों के तहत जनता के हिसाब से सोशियो इकोनॉमी बनाई, जो सोशियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उसका वो विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे ने पूंजीपतियों के हिसाब से ही बनाई है, और वो उसको लेकर के लड़ रहे थे। और जब वो उसकी मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत कर रहे थे, उस समय भारत सरकार कह रही थी नहीं, हम आम जन को लेकर चलेंगे। तो यह हमारी सोच है और इसके लिए देश आजाद किया है। हम अंग्रेजों की तरह नहीं चल सकते कि कमाई के लिए चले, लेकिन आज चल रहा है, आज कमाई के लिए चल रहा है। इससे नाराज होके 1959 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और स्वतंत्र पार्टी बनाई। और स्वतंत्र पार्टी को जो लोग सहयोग कर रहे थे वो कौन थे? इस देश के पूंजीपति, इस देश के राजे रजवाड़े, इस देश के जमींदार और तमाम सारे वो लोग जो नेहरू से नफरत करते थे। और धीरे धीरे स्थिति क्या हुई?
जो लोग समाजवादी कहते हैं हम आंदोलन के वो थे, अगुआ थे, लड़ाका थे, सब कुछ थे, वो स्वतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के लड़ रहे थे और नेहरू जी के खिलाफ। 1962 में जब वो लड़े तो आप देखिए उनका पहला चुनाव था और स्वतंत्र पार्टी ने उस समय मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाया। लेकिन स्थिति क्या थी कि जिस तरीके से कब्जा कराने की कोशिश होती है वो हो रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लिए नहीं किया, राजे रजवाड़ों का जो धन प्रीवी पर सब खत्म करके देश का खजाना भरा, उससे देश को आगे बढ़ाया। आज क्या हो रहा है? आज वही खजाना अदानी अंबानी को दिया जा रहा है, वही खजाना उन पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है जो लूट रहे हैं। और जब यह हो रहा हो तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या आप कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं आज हालत यह है, देश महंगाई से जूझ रही है, दूसरी और सारी चीजें, मतलब बर्बादी से है, शिक्षा बर्बाद हो रही, सब बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई। जब सब कुछ बर्बादी में हो, ऐसी स्थिति में तो क्या हमारे लोग इतने सहनशील हो गए हैं? कुछ भी करते रहिए, बर्बाद करते रहिए, बस नफरत फैलाते रहिए, नफरत फैलाइएगा, हम आपके साथ। तो झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन चलाता है? भारतीय जनता पार्टी चलाती है, उसके नेता चलाते हैं, उसके पूरी वो चलाते हैं। तो फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, तो उन पर कार्रवाई कब करेंगे? बीजेपी के आईटी सेल हेड पर कार्रवाई कब करेंगे? इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए। इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए, ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, निंदक नियरे राखिए। सरकार को ना निंदक पसंद है, ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है। ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार ये जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार ये बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, आप 2 व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि ये सरकार, मोदी जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है। उस सवाल का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे पाएंगे। आप क्योंकि झूठ बोलते हैं, आप अदालतों में झूठ बोलते हैं, सील बंद लिफाफों के जरिए झूठ परोसते हैं। इसी को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ने
बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, अदालत में सारी व्यवस्थाएं पारदर्शी होनी चाहिए और पारदर्शी मैं सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करूंगा। यह न्याय का और न्याय की हत्या है, मैं न्याय से की हत्या नहीं होने दूंगा। तो यह स्थिति है, इसीलिए उन पर हमले होते हैं। तो यह सत्य, तो अपनी नफरत के बूते, अपने झूठ के बूते और यह साम्राज्य नरेंद्र मोदी भाजपा स्थापित करके रखे हुए, यह एक सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी जानिए, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, इससे आपका रोजगार छिन रहा है, आप भिखारी बन के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं, आपका स्वाभिमान छिन रहा है, आपकी इज्जत छिन रही है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और बलात्कारी कौन है? बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग। हिंदुस्तान के अंदर 80% बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह दुर्भाग्य, और जब यह हो रहा हो तो सोचना आपको, क्योंकि बर्बाद सब कुछ आपका हो रहा है और आपका होगा। तो अब सच को बताना मेरा काम है, मैं बता रहा हूं, पहचानना और उसके लिए सोचना आपका काम है। आप जानिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।